वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग कोडिनेटर सीरीज का जो कोडिनेटर 4 का जो सीरीज़ था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब आपको कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले ये बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। चाहे जो भी प्रोग्रामिंग आप क्यों ना करते हो, पीएचपी हो या जो भी हो। और थोड़ा इसमें पीएचपी सिंटैक्स भी हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि जो कोडिनेटर 4 जो है वो पीएचपी का फ्रेमवर्क है, तो पीएचपी रिलेटेड भी कुछ जो उसका सिंटैक्स है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसमें फर्स्ट हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या देखने वाले हैं। पीएचपी का सिंटैक्स देखेंगे कि पीएचपी का, क्योंकि कोडिनेटर 4 जो है वो पीएचपी का ही फ्रेमवर्क है, तो उसका सिंटैक्स भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सिंटैक्स देखेंगे। इसको छोड़कर यदि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका वीडियो भी ये वीडियो आपके लिए काम का आ सकता है, क्योंकि इसमें मैं स्क्रैच से बताने वाला हूँ कि कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या जो बेसिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसमें बात करेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, कंडीशंस क्या होते हैं, लूप के बारे में बात करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर की, डेटा टाइप क्या है, पीएचपी में कितने टाइप्स का डेटा टाइप जो है वो सपोर्ट करता है, और कंडीशन के बारे में बात करेंगे। और भी देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में और भी बहुत चीज़ आ सकता है, लेकिन ये इसको हम लोग ज़्यादा एडवांस और नहीं जा सकते, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर का वीडियो है, तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो कोऑर्डिनेटर के ऊपर करना है। बट मैंने जैसे प्रीवियस में बताया था कि आप बिगिनर्स के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट भी ऐड कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग कहाँ तक देखे थे। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने देखा था कि कोऑर्डिनेटर 4 का कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, उसका सेटअप वगैरह पूरा देखा था। और इतने जो भी ये जो वेब ऐप न्यू करके एक हम लोग ने प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया था कंपोजर के थ्रू से। और तो हम आज इसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले। उससे पहले क्या करना होगा कि हम लोग को कोई भी एडिटर, कोई भी प्रोग्रामिंग लिखने से पहले उसमें एक एडिटर का यूज करते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ VS कोड को, तो आप भी इसको यूज करें तो आप भी एक ही साथ में हम लोग कोडिंग कर सकते हैं अच्छा से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको जाना है ब्राउज़र में, उसमें टाइप करना है VS कोड डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको जो फर्स्ट लिंक आता है डाउनलोड VS कोड का, तो उस ऑप्शन में आप जाएं। डाउनलोड करने के मैं अभी विंडोज़ का एप्लीकेशन या यूज कर रहा हूँ, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज़ में डाउनलोड करेंगे। आप अपने तरीक़ा से, आप यदि लिनक्स यूज कर रहे हैं या मैक यूज कर रहे हैं, आप उसका अकॉर्डिंग आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड होने देता हूँ, मेरा सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है। आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और ये ओपन सोर्स है VS कोड, तो इसके लिए आपका कुछ भी लाइसेंसिंग या कुछ भी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये डाउनलोड होने के बाद में सिंपल आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ ही है, तो मैं डायरेक्ट स्विच करता हूँ। मैंने क्या किया है कि ये जो जो हम लोग ने उस दिन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसको क्या किया, ओपन, इधर से आप फाइल्स में जाने के बाद ओपन फोल्डर के बाद में उस लोकेशन में जैम्प है, और जैम्प htdoc में आने के बाद में ये वेब ऐप न्यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया था। सेलेक्ट करने के बाद में इस टाइप में आएगा। ठीक है, तो फिर मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो रन करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से टर्मिनल यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो इसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ से न्यू टर्मिनल का जो ऑप्शन है यहाँ से आप क्लिक करने से टर्मिनल ओपन हो जाता है। तो इसमें डायरेक्ट आपको लिखना है, क्या लिखना है, सिंपल PHP स्पार्क सर्व। ठीक है, सर्व लिखने के बाद में आप देखेंगे कि 8080 पोर्ट में ये रन करना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग ने देखा ही था। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट हम लोग जो जाते हैं इसका फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जो कोऑर्डिनेटर है वो MVC फ्रेमवर्क को, MVC मॉडल को फॉलो करता है। तो इसमें आप क्या होगा कि मॉडल, कंट्रोलर, व्यू, 3 आपको फोल्डर मिलेगा। ठीक है, ये है कंट्रोलर, मॉडल एंड व्यू। मैं तीनों का काम अलग से बताऊंगा कि कैसे करना है। फिलहाल के लिए 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। कॉन्फ़िग फाइल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटाबेस का कनेक्शन वगैरह, उसका बेस यूआरएल जो है, कुछ कांस्टेंट वगैरह जो है उसके लिए राउट्स जो है वो, ये सब जितने भी फाइल है ये अलग से सब कुछ दिया हुआ है, जिसके के थ्रू आप इजीली क्या होगा, जीरो सेटअप, मतलब आपको कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले आपको कुछ सेटअप का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। यहाँ से आप जस्ट चेंज करके आप अपना यूज कर सकते हैं। मैं एक एक करके बाद में बताऊंगा, जस्ट मैं ओवरव्यू अभी बता रहा हूँ कि किस फोल्डर का क्या काम है। ठीक है। डेटाबेस माइग्रेशन, इसमें भी हम लोग बात करेंगे बाद में। तो अभी सिंपली अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करने से के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो वेलकम जो है आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि ये रन हो रहा है, वेलकम टू कोडिंगनेटर 4। एक्चुअली ये यहीं पर है डिज़ाइन, जो वेलकम जो है ये प्री डिफाइंड जब आप इंस्टॉल करते हैं तब उसके साथ ही आता है। तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल ए करके पूरा पेज को डिलीट कर के, जो भी कंटेंट है उसको मैं डिलीट कर दिया। और सिंपली क्या करते हैं कि पीएचपी का सिंटैक्स कैसा होता है, पीएचपी स्टार्ट कैसा होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले जो हम लोग का पॉइंट था कि पीएचपी का सिंटैक्स कैसे होगा, ठीक है, तो वो पहले देखते हैं कि पीएचपी को स्टार्ट करने के लिए हम लोग का इस टाइप का लिखना पड़ता है। ठीक है, ये जो है ये बेसिक सिंटैक्स है। कोई भी पीएचपी का जो फंक्शन है ये इसी पीएचपी का स्टार्टिंग है और ये एंड है, इसी में ही जो जो ऑप्शन है इस दोनों के बीच में ही हम लोग को क्या है कि पीएचपी का जो भी आप लिखेंगे, जो भी डिफाइन करेंगे, पीएचपी का जो भी कोडिंग करेंगे इसी में ही आपको करना होगा। तभी उसको जो पीएचपी का वो जो है ना इंटरप्रेटर होता है, तो इंटरप्रेटर हो तभी उसको वो काम कर सकता है, तभी उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपली अभी क्या करते हैं कि हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल में बोलता हूँ कि क्या होता है, जस्ट मैं लिख रहा हूँ अभी $1 कुछ भी लिखता हूँ, वेलकम, और इसमें टाइप करता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और अभी रन करते हैं इसको, सॉरी इधर से इक्वल टू देना है। और रन करने के बाद में आप यदि मैं रिफ्रेश करूँगा तो कुछ भी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने इधर कुछ भी इसको इको नहीं किया था। इको मतलब प्रिंट मैंने नहीं किया था। ठीक है, शो करने के लिए इको होता है, प्रिंट होता है, दोनों ही फंक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटर में, दोनों का अलग अलग सिंटैक्स है, अलग अलग काम है, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो ये अभी देखिए कि हम लोग का जो कोऑर्डिनेटर 4 है उसमें हम लोग इससे अभी एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे अभी और एडवांस में जाते हैं कि क्या समझने का ट्राई करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो है अभी आप मैंने डिफाइन किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसको $साइन से मैंने स्टार्ट में $साइन लिखने के बाद में डिफाइन किया। ठीक है, तो एक्चुअली वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आप क्या ऐसा समझ सकते हैं कि वेरिएबल एक एम्प्टी कंटेनर है, ऐसा टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि एक छोटा सा एक आप ऐसा समझ सकते हैं फिलहाल के लिए कि एक वेरिएबल जो है एक एम्प्टी कंटेनर टाइप का कुछ है, जिसमें आपने क्या किया कि कुछ वैल्यू को आपने स्टोर कर दिया, $x इक्वल टू 20, ऐसा कुछ आपने स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू को आप किसी है वो जो पीएचपी का जो पेज है उसमें आप कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसका वैल्यू आपको बार बार इसका 20 लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये एक्स को आप जब भी इसको डिफाइन करेंगे ना, जब भी आप उसको फेज करेंगे तो एक्स का में जो भी वैल्यू रहेगा वो आपको दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो वही मैंने किया था कि $एक साइन और वेरिएबल डिफाइन करने से पहले हम लोग $साइन ज़रूर ऐड करें। $साइन आप लगाएंगे तभी वो जो पीएचपी का जो सिंटैक्स है वो $साइन से ही जो है वेरिएबल को असाइन होता है। ठीक है, तो मैंने वेलकम लिखा, इसके बाद जो हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, तो इसीलिए आपको आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। तो दोस्तों वेरिएबल्स आपका कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हो गया होगा, तो वेरिएबल्स को मैं और थोड़ा बात कर लेते हैं कि वेरिएबल को एक सिंपल थिंग है कि वेरिएबल जो आप पीएचपी स्टार्ट में करना चाहते हैं उसको आपको $, से स्टार्ट करना पड़ेगा और मिनिमम एक कैरेक्टर आपको होना चाहिए पीएचपी को डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और वेरिएबल्स नाम से जैसे आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि वेरिएबल्स के जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, $A इक्वल टू 20। ठीक है, मैं इसको इको करता हूँ और अभी देखिए 20 शो हो रहा है। ठीक है, और मैं अभी और एक इको करता हूँ $अगेन A इक्वल टू 30 करता हूँ। ठीक है,
और अब देखेंगे सॉरी ये आप देखेंगे कि ए का जो वैल्यू है वो चेंज हो चुका है। पहले तो 20 था, फिर अभी क्या है कि ए का वैल्यू 30 हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल्स नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि इसका वैल्यू ना हमेशा चेंज होगा। मतलब आप यदि उसका साइन पहले ऊपर में आपने 20 किया, फिर 30 कर दिया, फिर बाद में जो भी किया तो उसका वैल्यू जो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स में होता है, जो उसका वैल्यू भी चेंज होता है। वेरिएबल्स का जो स्टार्ट करने के लिए डॉलर साइन से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम एक कैरेक्टर होना चाहिए। और वेरिएबल्स को आप एक ऐसे एम्प्टी कंटेनर का जैसा समझ सकते हैं, जिसमें आप वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं एज फॉर योर रिक्वायरमेंट। आप पेज में या फंक्शन में जहाँ पर भी हो उसको आप यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स का ज़्यादा नहीं कर सकते। आप ज़्यादा जानने के लिए आप W3 स्कूल या PHP का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप जान सकते हो। बहुत इसका थोड़ा स्कोप भी है कि लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। इसके लिए मैं एडवांस कोर्स जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो PHP वेरिएबल्स तो आप होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि सेकंड जो हम लोग का था समझने का कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट नाम से ही जैसे पता है कि उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूँ। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन लिखना पड़ता है। ठीक है, डिफाइन, और फर्स्ट जो है उसका हम लोग स्ट्रिंग देंगे। जैसे कि वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइटल लिख रहा हूँ। ठीक है, और टाइटल लिखा और इसको मैं नाम देता हूँ वेलकम टू UVK इन्फोटेक। ठीक है, ये मैंने दे दिया। करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैं इको टाइटल कर रहा हूँ। ठीक है, टाइटल कर दिया। इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट करता हूँ। और यहाँ देखिए, ये देखिए दोस्तों, तो आपको लगेगा कि अरे ये इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी वेरिएबल्स और इस टाइप में जो हम लोग डिफाइन करके करते हैं, ये सिंटैक्स है कांस्टेंट डिफाइन करने का PHP में। तो आपको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। फर्स्ट जो पैरामीटर्स है उसमें टाइटल लिखेंगे, उसके बाद उसका जो है वो वैल्यू लिखेंगे। और वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, ए इक्वल टू, यदि मैं इसको सेम ही यदि करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वेलकम टू UVK इन्फोटेक दोनों कर देता हूँ। तो इसमें इस टाइप में करेंगे वेरिएबल्स में, और कांस्टेंट में इसे करेंगे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस देखिए। एक मैं सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस ये है कि टाइटल का वैल्यू यदि मैंने एक टाइटल कांस्टेंट डिफाइन किया, कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं हो सकता। तो जैसे टाइटल मैंने डिफाइन कर दिया, अभी मैं और एक चाहूँगा कि टाइटल नाम से ही और एक कांस्टेंट डिफाइन कर दूँ जिसका वैल्यू अलग होगा। ठीक है, तो मैंने अभी UVK इन्फोटेक सपोज प्राइवेट लिमिटेड LTD करना चाहता हूँ, तो टाइटल ही करूँगा और मैं इसको रन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, तो आप देखेंगे कि मैंने जो कांस्टेंट पहले डिफाइन कर दिया है टाइटल नाम से, ठीक है, तो वो और चेंज नहीं हो रहा है। अभी क्या है, वो पहले का जो वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया था वेलकम टू UVK इन्फोटेक, अभी वो वापस से चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कांस्टेंट और वेरिएबल्स में। आपको कांस्टेंट वहाँ यूज करना है कि वहाँ पर फिक्स होगा, यूज़र को आप कोई या वो आप ऑथेंटिकेशन नहीं देना चाहते कि कोई की है, मान लीजिए सपोज API की है, कीज़ वगैरह है या कोई है, तो उसमें आप डिफाइन करेंगे और वो API की का वैल्यू जो फिक्स होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। और वेरिएबल्स का वैल्यू वहाँ पर यूज करना है जहाँ पर आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक का वैल्यू यहाँ पर किया UVK इन्फोटेक, और सेकेंड यदि मैं UVK इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड करता हूँ, और यहाँ पर यदि मैं इसको इको करूँगा, ठीक है, इसको मैं इको बंद कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एंड इको $A करते हैं, तो क्या होता है देखिए, तो UVK इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ए का जो वैल्यू है ना वो चेंज हो गया बाद में। अब देखिए एक का, लेकिन कांस्टेंट में ऐसा नहीं है कि टाइटल आपने एक बार डिफाइन कर दिया तो वो लाइफ टाइम रहने वाला है, जब तक वो आपको एक ही बार, मतलब कांस्टेंट जो एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं वो बार बार नहीं कर सकते, उसको फिर से आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सेकंड चीज़ जो कंप्लीट हो गया। थर्ड हम लोग देखने वाले हैं जो कंडीशन है। कुछ कंडीशंस होते हैं जो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, इस प्रोग्रामिंग में लगने वाला है, तो इसके लिए हम लोग कुछ कंडीशन देख लेते हैं। बेसिक्स कंडीशंस जो है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक्स यदि आप किसी प्रोग्रामिंग का बोले तो इफ़ एल्स जो होते हैं ना, इफ़ एल्स कंडीशन, वो सबसे बेसिक होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं। कंडीशन लगता है मतलब ज़रूरत क्यों पड़ता है एक प्रोग्रामिंग में। तो इफ़ जो कंडीशन है, मान लीजिए सपोज़
आप कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग में लगाना चाहते हैं कि मेरे पास 20 रुपीज़ है तो ये शो करेगा, और नहीं है तो ये शो करेगा। मतलब इस टाइप का कुछ कंडीशन हो सकता है, सर्टेन कंडीशन होता है, लाइफ में भी कंडीशन होता है कुछ कि मेरे पास ये इतना कुछ होगा जाएगा, या कुछ आप जो इतना सीखने के बाद आप कुछ काम कर सकते हैं, बहुत टाइप का कंडीशन होता है। तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग में आपको सिंटैक्स को ये बताना पड़ता है कि ये कंडीशन मिलने से या ये वैल्यू मिलने से इसके अकॉर्डिंग तुम ये परफॉर्म करो, क्योंकि इसमें सब कुछ लॉजिकली होता है, तो लॉजिकली आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो इसके लिए एक सबसे बेसिक्स जो होते हैं कंडीशन में, वो इफ़ और एल्स कंडीशन होता है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि $2 का यदि वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू यदि मैं सपोज मैं सबको कमेंट करता हूँ, $2 का वैल्यू अभी 2 है, $A का वैल्यू सॉरी 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ़ $A इक्वल टू 2 है, तो मैं कुछ शो करना चाहता हूँ, ठीक है। नहीं तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, तो शो मैं करना चाहता हूँ वेलकम टू इन्फोटेक, ठीक है। और यदि नहीं हुआ, इसका ए का वैल्यू यदि 2 नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर इको करना चाहता हूँ, ओहो ओह समथिंग वेंट रॉन्ग, ये मैं शो करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी इसको समझते हैं कि क्या होता है। अभी हम सिंपली यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है वेलकम टू यूवीके इन्फोटेक। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन है $A इक्वल टू ये सेटिस्फाई हुआ इधर, और इफ़ कंडीशन में जाने के बाद में वेलकम टू यूवीके इन्फोटेक शो कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं वैल्यू इसका 3 कर देता हूँ, ठीक है। 3 करने के बाद क्या होगा कि अभी देखते हैं क्या होता है। 3 करने के बाद में जो एल्स कंडीशन में जा रहा है, मतलब वो ये वाला जो कंडीशन है उसमें जा रहा है, एल्स कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। तो इफ़ इसी तरीक़ा से अपना लॉजिक के हिसाब से आप कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। इफ़ यदि कोई भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्रामिंग थोड़ा आगे बढ़ेगा, जब हम लोग और थोड़ा प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो मैं और भी अच्छा तरीक़ा से बताऊँगा कि स्मार्टली आप इफ़ एल्स कंडीशन कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें और भी कंडीशन होता है, जैसे कि इफ़ है, इफ़ एल्स भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। इफ़ एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर यदि और इक्वल टू 2 हुआ तो ये करना है, एंड इक्वल टू, ठीक है। सॉरी एल्स इफ होता है, तो मैंने आगे ही लगा दिया था। एल्स इफ हुआ तो कुछ मैं नहीं लिखने वाला हूँ, को आई एम कोडिंग नाउ, स्टार्टिंग कोडिंग नाउ, ऐसा कुछ मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। और 2 ही कंडीशन यदि पहले क्या होगा दोस्तों, इफ़ कंडीशन यदि सेटिस्फाई हुआ तो इसमें जाएगा इक्वल टू 2 में, यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो इस कंडीशन में जाएगा, नहीं तो एलसीफ में जाएगा। एलसीफ में चेक करेगा कि ए का यदि वैल्यू इक्वल टू 3 है तो सेकंड कंडीशन में जाएगा, नहीं तो एल्स में यदि कुछ भी आएगा, ये दोनों कंडीशन मैच नहीं होगा तो थर्ड वाला एल्स कंडीशन में जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते क्या होता है। आई एम स्टार्ट कोडिंग नाउ, ये सेकंड कंडीशन में जा रहा है। मैं इसका यदि वैल्यू 4 कर देता हूँ या समथिंग कुछ भी कर देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये सबसे लास्ट कंडीशन जो है एल्स कंडीशन में ही जाने वाला है। ये देखिए, ये सब लास्ट कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कंडीशन के बारे में थोड़ा आप समझ गए, और भी बहुत सारे कंडीशंस है वो जो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो स्विच केस है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा फास्ट में थोड़ा समझा देता हूँ कि स्विच कंडीशन कैसे आप यूज करेंगे, ठीक है। होप आपको इफ एल्स कंडीशन जो मैंने अभी बताया वो आपको
क्लियर हो गया होगा। तो अभी सेकंड जो है वो स्विच केस के बारे में देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्विच केस क्या होता है बेसिकली वो देखते हैं। इफ एल्स कंडीशन को आपने देखा ही कि रन करके कैसा वो काम कर रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि स्विच केस कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए आप दो टाइप के मल्टी लाइन, सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए आप डबल बैकस्लैश का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि मल्टी लाइन करना है तो बैकस्लैश स्टार, और जहाँ तक आपको एंड करना है फिर स्टार देके फिर बैक, ऐसा आपको करके कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कमेंट करने के बाद क्या होता है कि पीएचपी इसको रीड नहीं करता है, इसको इग्नोर कर देता है। तो अभी देखते हैं कि स्विच केस कैसे काम करता है, स्विच केस कैसे डिफाइन करते हैं, और कब हम लोग स्विच केस यूज करेंगे और कब हम लोग इफ एल्स कंडीशन यूज करेंगे। मैं आपको स्विच केस दिखने के बाद में दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ठीक है। फेब कलर ऐसा करके एक डिफाइन कर रहा हूँ। फेब कलर इक्वल टू मैं कुछ भी दे रहा हूँ, रेड सपोज, ठीक है। अभी इसमें एक स्विच केस लगाना है। तो स्विच केस के लिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं स्विच, और इसमें जो है वेरिएबल को डिफाइन पास करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग वेरिएबल पास करते हैं स्विच, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट होने के बाद में कर्ली ब्रेस देते हैं, और इसके अंदर में हम लोग को जो स्विच केस का है ना, उसमें स्विच केस क्यों बोलते हैं कि स्विच होता है उसमें कुछ सर्टेन केस होते हैं कि ये केस होने से ये वाला जो सिंटैक्स है वो एग्जीक्यूट करेगा इस टाइप में। तो मैं आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ। तो इसमें केस हम लोग लिखेंगे, ठीक है। केस इक्वल टू यदि रेड आता है, ठीक है, तो इसमें मैं सिंपल लिखता हूँ रेड। तो हम लोग को क्या करना है, रेड करने के बाद में हम लोग को क्या करना है, इसमें दिखाना है इको योर फेवरेट कलर इज रेड, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसको कॉपी करके वो 2-3 पेस्ट कर देते हैं, और अलग अलग टाइप का 2-3 कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अभी इसको केस जो है ना उसको जस्ट चेंज करने का रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ ग्रीन, ब्लू, और एक मान लीजिए ये केस में से 3 में से कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो केस स्विच केस में क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट होता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं मिलने से डिफ़ॉल्ट कुछ भी चला जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि डिफ़ॉल्ट, और इसके बाद हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो ये होने के बाद में यहाँ पर ब्रेक होगा यहाँ पर, और सिमिलर यहाँ पर भी होगा, ठीक है। और हम लोग एक डिफ़ॉल्ट यूज करेंगे यदि इसमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में क्या जाना चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में मैं चाहता हूँ कि इको आई एम डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट कलर, और यहाँ पर तो इसको अभी रन करके देखते हैं क्या होता है। तो आई एम योर फेवरेट कलर इज ग्रीन, ब्लू, एंड आई एम डिफ़ॉल्ट कलर, ऐसा डिफाइन करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका क्या होता है। योर फेवरेट कलर इज़ रेड, स्विच बराबर से काम कर रहा है, और इसको मैं ग्रीन करता हूँ, ग्रीन। तो योर फेवरेट कलर इज़ ग्रीन। तो देखिए ये स्विच जो है जिस टाइप में स्विच होता है, इलेक्ट्रिक का स्विच होता है ऑन ऑफ करना या कुछ इस टाइप का, आपको रिलेट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट 100% सेम कंडीशन मिलने से वो जो कंडीशन है ना वो आपको वो कंडीशन हो, या इसमें आप कुछ भी
कोड भी वगैरह भी लिख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर केस मिलने से आपका कौन सा ब्लॉक सा कोड एग्जीक्यूट करेगा, या इसमें आप फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन को कॉल करेगा, उसका अकॉर्डिंग कौन सा कोड रन करना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। और स्विच केस का सबसे एडवांटेज क्या है कि इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत ही फास्ट होता है। मतलब इफ एल्स कंडीशन में आप यदि जाएंगे तो ये कंपेयर टू इफ एल्स कंडीशन जो है कंपेयर टू स्विच केस का थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि एवरी जो कंडीशन है ना वो चेक करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं यदि बात करूँ तो एक मिनट में इसको कमेंट को हटाता हूँ। यदि यहाँ पर मैं बात करूँ एक ए इक्वल टू 2 है, ये इस कंडीशन को फर्स्ट चेक करेगा, ठीक है, फिर से एल्स कंडीशन में जाएगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर लास्ट में ऐसा यदि हम लोग 10 कंडीशन लगाते तो 10 कंडीशन का 10 कंडीशन वो फर्स्ट चेक करेगा, फिर लास्ट तक पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन स्विच केस का ऐसा नहीं है। वो केस जो है ना वो उसको डायरेक्ट स्विच को उसको उसी केस को एग्जीक्यूट करता है, डायरेक्ट चेकिंग नहीं करता है, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसी तरह से आप स्मार्टली स्विच केस का भी यूज कर सकते हैं। तो आज इस जो फर्स्ट पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट का जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं यहीं तक एंड करता हूँ। फिर नेक्स्ट जो भी ट्यूटोरियल में होगा उसमें हम लोग सेकंड पार्ट के बारे में, सेकंड और बेसिक कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट जो होगा वो आएगा। तो उसमें और भी हम लोग डिटेल्स में थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। फिर जो हम लोग का ओरिजिनल का जो है कोडिंगनेटर सीरीज है, कोडिंगनेटर 4 का सीरीज है, तो कोडिंगनेटर के बारे में डिटेल्स में सीखेंगे। और जो हम लोग का एजेंडा था कि सिंपल प्रोजेक्ट तक कंप्लीट करेंगे, सारे चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो होप आप इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो काम का लगे तो हम मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें ज़रूर करें, जिससे हम लोग को और मोटिवेट मिल देगा इस टाइप का वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।